तो बच्चों हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4 से रिलेटेड डीपीपी और लेक्चर नोट्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में पड़ा रहेगा। और लेक्चर 4 में मैं डीपीपी 3 का सॉल्यूशन भी दे दूंगा, या फिर हम लोग लाइव डिस्कशन कर सकते हैं डीपीपी 3 का। डिपेंड करता है आपको, अगर सॉल्व कर लिए हो, डाउट कम है तो कोई बात नहीं, अगर डाउट होगा डीपीपी 3 में तो उसका लाइव डिस्कशन करेंगे, ये आप हमें बता दीजिएगा नीचे लिख के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग फिर से बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके आगे जैसे ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम हम लोगों ने बात किया था, रेगुलर पॉलीगन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। और आज पढ़ेंगे स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, 3 टॉपिक जिसका लेक्चर नोट्स आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करते हैं, समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपको रेगुलर पॉलीगन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है एक आपका क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया जाए कि भाई एक रेगुलर पॉलीगन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q रख दिया जाए, यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q रख दिया जाए, और एक सेंटर पर चार्ज Q0 है। सेंटर पर चार्ज कितना है? Q0 है। फाइंड फोर्स ऑन Q0। चलो, तो Q0 पे कितना फोर्स लगेगा? तो सबसे पहला काम है BD बना ले। अब आपको बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं होगा, सबसे पहले पता करते हैं, उस पर सीटा बन के बैठते हैं, देखते हैं कितने चार्ज हैं। सारे चार्ज को पता किया तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लगा। आपको याद होगा कि ये एंगल एक और होता, वैसे तो अभी तो नहीं है, होता तो क्या होता, तब वो इधर लगता फोर्स। और ये एंगल आप सभी को, हमें लग रहा है समझ में आ रहा होगा कि ये 120 डिग्री होगा। और रिजल्टेंट ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस R, ये भी डिस्टेंस R। R का फॉर्मूला याद करने को मैं बोला था। साइड लेंथ अगर A है तो R होता है A/2 साइन π/n। n नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 3 है। तो क्या हो जाएगा? A/2 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, यानी A/√3। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ये F आ रहे हैं, देखो ध्यान से, तो इसकी द्वारा F कितना आएगा? F की वैल्यू आ जाएगा KQ/Q0/r²। और रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा, ये रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा। और रिजल्टेंट की वैल्यू देखो क्लियरली आ रहा है 2F cos 60 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल 120 है, यानी F आया। आंसर हो जाएगा KQ/A²/3 ऊपर आ जाएगा, इतना न्यूटन। वैसे आंसर हो गया। अब तुम लोग खुद ही देखो कि अगर ये रिजल्टेंट F आ रहा है और कल के दिन यहाँ पे भी चार्ज रखा होता तो ये F इधर भी लगता, तो पक्के तौर पे ये नेट फोर्स इस पे क्या हो जाता? 0 हो जाता। इसी से रिलेटेड मैं अगर आपको पूछूं कि मुझे बताओ कि भाई Q Q Q Q, यहाँ सेंटर पे चार्ज रखा गया है Q0। मुझे बताओ Q0 पे कितना फोर्स लगेगा? तो क्लियरली दिख रहा है सर कि सारे फोर्सेस में क्या है, Q0 क्या होगा? इसके द्वारा इस पे इधर लगेगा, इसके द्वारा इस पर इधर लगेगा, इसके द्वारा इस पर इधर लगेगा, इसके द्वारा इस पर इधर लगेगा। और सारे का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये दूरी क्योंकि सब में सेम है। तो रिजल्टेंट कितना फोर्स आ गया? 0। और अगर मैं आपको बोलूँ सेम प्रॉब्लम इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखा हो, यहाँ पे चार्ज Q0, Q Q Q
तो इसके द्वारा फोर्स इधर लगेगा, इसके द्वारा फोर्स इधर लगेगा, इसके द्वारा फोर्स इधर लगेगा। नेट फोर्स कितना हो रहा है? 0। नेट फोर्स कितना हो रहा है? 0। तो पिछले प्रॉब्लम में देखो ध्यान से, एक स्टैंडर्ड, अभी तो फिलहाल के लिए एक बात समझ में आ रहा है कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमें रट लेना चाहिए वो ये है कि अगर इक्वी रेगुलर पॉलीगन के सारे वर्टिसेस पे इक्वल पॉइंट चार्ज रख दें तो कोई भी पॉइंट चार्ज जो सेंटर पे रखा होगा उस पर नेट फोर्स 0 होगा। मैं बोलूँ तो ये लिख सकते हो आप, इफ़ इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 0। हमेशा ये ट्रू रहेगा। देख लो ज्योमेट्री चाहे जैसा भी बना लो, देखो रेगुलर पॉलीगन हेक्सागन अगर हम बना लें तो यहाँ पे चार्ज क्यू, 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 यहाँ पे सेंटर पे चार्ज क्यू नॉट। देखो इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स इधर, 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 इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स इधर। सारे फोर्सेस कैंसल आउट हो गए। इसलिए ये बात याद रखो कि इफ़ इक्वल पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन then net force acting on a point charge which is placed at the geometric center of polygon will always equal to 0। अब बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो दो तरीके हैं, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपसे आगे का क्वेश्चन अगर ये पूछना चाहूँ कि मुझे बताओ, देखो ध्यान से, कल के दिन इसी में मैं ये हटा दूँ और तब मैं पूछूँ कि मुझे बताओ ये पॉइंट चार्ज क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है, ये क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है। अब ये क्यू नॉट यहाँ पे प्लेस्ड है, अब बताओ कितना लगेगा। तो देखो बात, एक तो तरीका यह है कि कोई बच्चा सोचने का तरीका क्या क्या हो सकता है। एक बच्चा ऐसा सोचता है कि सर इसके द्वारा लगा इधर, इसके द्वारा लगा इधर, इसके द्वारा लगा इधर, और ये तीनों वेक्टर को सॉल्व करता, तीनों का रिजल्टेंट निकालता। और बहुत ऑब्वियस है, तीनों वेक्टर बहुत आसान है सॉल्व करना, ऐसा नहीं है। वो दिख रहा है दोनों कट जाएंगे, एक तो बचेगा ही बस। दूसरा ये तरीका है सोचने का कि भाई अगर चारों होते तो 0 होता, तो इन तीनों का रिजल्टेंट उतना ही आएगा जितना इसके द्वारा है, क्योंकि ये चौथा वाला इधर ही आ रहा है ना, तो 0 तभी आ रहा होगा कि जो चौथे वाले का जो आ रहा है ये तीनों का मिला के उतना होता है, उसके अपोजिट। तो चौथे का जो निकालो उसी का आंसर हो जाएगा। जैसे कल के दिन ये पूछूँ, ये हटा दूँ तो ये वाला हट जाएगा। अब बताओ मुझे ये पांचों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो पांचों का रिजल्टेंट क्या 6 होता तो 0 होता, 6 के 6 होता तो 0 होता, और ये पांचों का रिजल्टेंट उतना ही होगा जितना इसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे मिलेंगे। हम लोग रेगुलर पॉलीगन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, जैसे आगे बढ़ते हैं। और रेगुलर पॉलीगन पे क्वेश्चन करने के बाद हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रिंग। अभी तक जितने भी पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा वो सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेडिकल, जेई और बोर्ड्स तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये जनरली बोर्ड्स में कम आते हैं ऐसे प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेस्ड ऑन स्ट्रिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रिंग से बेस्ड प्रॉब्लम ज़्यादा बोर्ड में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये जेई और नीट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा नीट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जेई और नीट दोनों के लिए ही। तो देखो कैसे करते हैं, एक स्पेशल टाइप का ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। कि जैसे मान लो कंसिडर 2, मतलब
string consider 2 point charge having mass m and charge q suspended by a common point of suspension with two insulating strings of length L। ठीक है, तो if point charges are in equilibrium state then find the conditions, और जो भी find electrostatic force, find tension, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर इस सिचुएशन में पहली बात तो देखो ध्यान से, ये मैकेनिक्स का प्रॉब्लम, प्योर मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, बीडी का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया है ही नहीं है। तो देखो अगर मैकेनिक्स का, प्योर मैकेनिक्स का क्वेश्चन बन रहा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सीधा सीधा बात, एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है, कितने फोर्स लग रहे हैं सब बना लो भाई। सबसे पहला काम कि 2 पॉइंट चार्ज, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉइंट चार्ज के बीच लगता है, तो पॉइंट चार्ज को सबसे पहले लाइन से ज्वाइन करो, ये थीटा, ये भी थीटा, ठीक है, लाइन से ज्वाइन किया। ये सेपरेशन मान लिया x/2 और ये भी x/2, टोटल x मान लिया हमने, ठीक है, टोटल ये सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन x मान लिया, ठीक है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों मास सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये एंगल थीटा थीटा बराबर का होगा। एक बात मुझे बताओ कि ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन जो अपने को दिख रहा है वो दिख रहा है tan थीटा कितना होगा, tan थीटा जो होगा वो होगा x/2 अपॉन √(L² - x²/4, साइन थीटा हो जाएगा x/2L। ये ज्योमेट्री का दिखाई दे रहा है सबको, इस ट्रायंगल में tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस तो नहीं पता, हाइपोटेनस पता है तो निकाल लिया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर लिया। मैं आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर कभी भी क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो क्या साइन थीटा हम लोग पढ़े हैं, तब साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू x/2L। अगर नहीं दिया है तब ये यूज करेंगे। अगर बोल रहा है क्वेश्चन में कि थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा सेपरेशन है, ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं है, बहुत छोटा, 10 डिग्री 15 डिग्री, मतलब थीटा लेस देन 10 डिग्री, और 10 डिग्री नहीं दे, चाहे लेस देन 10 डिग्री दे, चाहे बोल दे कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो ये फॉर्मूला, तब ये वाला बहुत ख़तरनाक सा फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, तब सीधा सीधा x/2L साइन थीटा और tan थीटा दोनों को लिखोगे, ठीक है। अब ये बात आई कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम, ये तो दिख रहा है सर कि ये वाला पार्ट मैं आपको जो बताया है ये ज्योमेट्री का पार्ट है, याद रखिएगा, ये पार्ट ज्योमेट्री का है, इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, रटा रहना चाहिए भाई। ये दिख रहा है ना tan थीटा साइन थीटा लिखने का तरीका, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे लिखना है तो लिख ही लेंगे। अगर आपको बोल रहा है एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो हम कह रहे tan को ये मत लिखना, तब आसान वाला जो है साइन tan बराबर होता है, लिख लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बोला जाता है कि सिस्टम इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। एफबीडी बनाओ, किसी एक पार्टिकल का एफबीडी बनाते हैं, चलो इसका बनाते हैं, तो इसका एफबीडी बनाओ। नीचे की तरफ वेट कितना होगा, mg, इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो कि होगा kq²/x²। ये भी एंगल देखो थीटा होगा वर्टिकल से, और ये टेंशन T होगा, जैसे इधर वैसे इधर, दोनों जगह नहीं बना रहा हूँ, एक जगह का सॉल्व करोगे तो वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ, तो क्या इन दोनों का इस जगह पे दिख रहा है, ये ट्रायंगल देख के बताओ कि tan थीटा क्या हो, ये T के 2 कंपोनेंट करें,
इस FBD को यहाँ पे बना दूँ मैं, या फिर यहीं पे देखो, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट चार्ज है, इधर Fe है, इधर Mg है, इधर T है, T साइन थीटा, T कॉस थीटा। देखो भाई, T कॉस थीटा इक्वल टू Mg, T साइन थीटा इज इक्वल टू Fe। सॉल्व किया दोनों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिज़ल्ट है। इन दोनों को यूज करके एक साथ लिख सकते हैं हम लोग। क्या, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई Mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, इसमें कभी भूलने की कोई बात नहीं हो। ये देखो, एक तो FBD बनाने अपने को आना चाहिए, कभी नहीं आ रहा है, कभी ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो FBD से हम लोग देखेंगे, काम करेंगे। और FBD अगर आ रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो किसी बात का कोई कष्ट ही नहीं है। FBD आ रहा है तो सीधा सीधा FBD बनाएंगे तो जल्दी जल्दी। और एक बात समझ में आ रहा है यार कि इन दोनों का रिजल्टेंट टेंशन कितना होगा, तो टेंशन निकाल लेते हैं। अब देखो इन दोनों को क्या करें, T साइन थीटा T कॉस थीटा दिया है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस। स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इधर बनेगा Mg होल स्क्वायर प्लस Fe स्क्वायर। और वैसे भी समझ में आ रहा है, गधे टाइप के लोग देखो ध्यान से, यहाँ ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, ये दोनों ऐसे हैं, ये इधर है। इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, और इसके बराबर और अपोजिट होगा। ठीक है, और वैसे भी समझ में आ रहा है, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर ही आएगा और अपोजिट होना है, तभी तो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो यहाँ से भी और चाहे मैथमेटिक्स से देखोगे तो भी। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई।